इस कहानी का नाम है 12 Years of Slaves। एक बात मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी इस वक्त जैसे भी चल रही है, कितनी ही परेशान क्यों नहीं है, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन लगने लग जाएगी। ये कहानी है एक सोलोमन नॉर्थन की। वैसे तो ये फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई थी, मगर इसमें जो कहानी बताई गई है वो है सन 1841 का वक्त। और ये वो दौर था जहां इंसानों को गुलाम बना के रखा जाता था और इंसानों में और जानवरों में किसी किस्म का फर्क नहीं होता था। मगर सुलेमान एक फ्री अफ्रीकन था। वो अफ्रीकन तो था मगर वो अमेरिका में रहता था और वो किसी का गुलाम नहीं था। वो एक आज़ाद इंसान था। ये वो दौर था जहाँ गोरों में और कालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता था। जैसे आज के दौर में इंसान बाहर से अपने लिए जानवर खरीद के लाते हैं, उस दौर में इंसान अपने गुलामों को बाहर से खरीद कर लाया करते थे और गोरे अपने गुलामों के साथ चाहे जैसा मर्जी सलूक करें, कोई भी इनको रोक नहीं सकता था और ना ही इनके लिए कोई कानून उस दौर में बनाया गया था। सोलोमन अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे और वो पेशे से एक म्यूजिशियन थे और लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे। इनके घर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, सब फैमिली बहुत खुशहाल रह रही थी। सोलेमान जो पेशे से एक म्यूजिशियन था और वो वायलिन भी बहुत अच्छा बजाता था। एक दिन उसके दो दोस्त उसके घर आए जो वाइट स्किन वाले थे। एक का नाम ब्राउन और एक का नाम वाइल्ड था। वो सुलेमान को कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जॉब है जो वाशिंगटन में है। तुम्हें डेली के $70 मिलेंगे और जिस दिन कोई फंक्शन होगा तो उस दिन तुम्हें $250 पे किए जाएंगे। सोलोमन ये ऑफर सुनकर फौरन से एग्री हो जाता है क्योंकि उस दौर में ये पैसे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। सोलोमन ने अपने दोस्तों की ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। अब वो इनके साथ वाशिंगटन चला जाता है और वहाँ जाकर ये लोग एक होटल में डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे ड्रिंक भी पीते हैं। अब सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सोलोमन जंजीरों के साथ बंधा हुआ है। सोलोमन अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो समझ जाता है कि उसके दोस्तों ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। दरअसल उन दो आदमियों ने सोलोमन की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। अब काल कोठरी में दो आदमी आते हैं और सोलोमन उनको कहता है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं एक आज़ाद अमेरिकन हूँ। जिसमें से एक आदमी सोलोमन के मुंह पे जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि तुम कोई अमेरिकन नहीं हो, तुम एक जॉर्जिया से आए हो और किसी के भागे हुए गुलाम हो, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। सोलोमन उनको बहुत कहता है कि मैं एक गुलाम नहीं हूँ, मगर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनते और उसको जमीन पर मार देते हैं और इसको जोर जोर से मुक्के मारते हैं और बाद में इसको कोड़े भी बहुत ज्यादा मारकर वहाँ से चले जाते हैं। सोलोमन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, कौन है ये लोग और यहाँ इसको क्यों लेकर आए हैं। मगर सोलोमन यहाँ पर अकेला नहीं होता, यहाँ पर इसके साथ दो और आदमी होते हैं। वो दोनों भी ब्लैक होते हैं और उन दोनों के भी अपनी अपनी फैमिलीज होती हैं। अब वाइट लोग इन लोगों को यहाँ से ले जाते हैं और कहीं ले जाकर बंद कर देते हैं। वहाँ पर एक औरत भी होती है, वो भी ब्लैक होती है और आधी रात को एक वाइट आदमी आता है उस औरत को लेने। अब आप तो ये सब जानते हैं कि एक आदमी आधी रात को एक औरत को क्यों लेने आएगा। उस ब्लैक औरत के दो बच्चे होते हैं, लिहाजा उस औरत के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो वाइट आदमी के साथ चली जाए। मगर जब वो ले जा रहा होता है तो एक ब्लैक आदमी वाइट आदमी के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसके हाथ रखते ही वो वाइट आदमी उस ब्लैक को चाकू मार देता है और वो उसी वक्त वहाँ पे मर जाता है। सुबह होते ही वो वाइट आदमी उस ब्लैक आदमी की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। यहाँ पर गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। ये लोग यहाँ पे जिए या मरे, इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई जानवर हो। अब अगले दिन इन सबको एक जगह पर बिठाया जाता है और जिसका भी नाम लिया जाता है वो खड़ा हो जाता है। तभी वाइट आदमी एक नाम लेता है ब्लैंक, मगर उनमें से वहाँ पे मौजूद कोई भी खड़ा नहीं होता और वाइट आदमी सोलोमन के करीब आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम लिया है, तुम खड़े क्यों नहीं हुए। सोलोमन कहता है कि मेरा नाम ब्लैंक नहीं है, मेरा नाम तो सोलोमन है। अभी वो बात अपनी मुकम्मल भी नहीं करता कि वाइट आदमी उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारता है और सोलोमन वहीं पे खामोश हो जाता है। अब ये सब इनको एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर इनकी तरह और भी गुलाम होते हैं और वाइट लोग वहाँ पर आते हैं और उनको खरीदते हैं।
मगर वाइट लोग इनको खरीदने से पहले इनको अच्छी तरह से चेक करते हैं। आज जिस तरह हम बड़े बड़े शोरूम्स में कपड़े या जूते खरीदने जाते हैं, उस दौर में ये लोग इनको वैसे खरीदते थे। इनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता था, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, बिल्कुल एक लाइन में खड़ा कर देते थे और इनके मुकम्मल तौर पे कपड़े उतार दिया करते थे ताकि देखा जाए कि इनमें किसी किस्म का कोई नुक्स तो नहीं है। एक वाइट आदमी सोलोमन यानी ब्लैक को और एक औरत को खरीद लेता है, मगर वो औरत बहुत रोती है। वो कहती है कि मेरे साथ मेरे 2 बच्चों को भी खरीद लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। मगर अभी का जो मालिक होता है वो ऐसा नहीं होने देता। वो कहता है कि मैं इस बच्ची को नहीं जाने दूंगा, ये तो मेरे लिए एक खिलता हुआ गुलाब है, मैं ऐसे कैसे इसको फ्री में जाने दूं। दरअसल अभी का जो वाइट आदमी था, जो उन सबका मालिक था, वो उस बच्ची को ज्यादा से ज्यादा पैसों में बेचना चाहता था, मगर दूसरा वाइट आदमी वो इतने पैसे नहीं लाया था कि उस बच्ची को भी साथ में खरीद सके। लिहाजा वो सिर्फ ब्लेक को और उस माँ को साथ ले आता है और उस बच्ची को वहीं पे छोड़ाता है और माँ रोती हुई तड़पती हुई उसके साथ उसके घर आ जाती है और दूसरी तरफ उसके बच्चे भी उसके लिए बहुत रोते हैं, मगर उनकी एक नहीं सुनी जाती। उनके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे कोई जानवर हो। अब सुलेमान को और दूसरी औरत को वो आदमी खरीद लेता है जो वाइट था। दरअसल वो एक अच्छा इंसान है और ये दोनों को अपने घर ले आता है। सुलेमान का अब एक नया नाम है, वो है प्लेट। दूसरा आदमी सुलेमान को कहता है कि तुम इनको कभी मत बताना कि तुम्हारा असल नाम क्या है और तुम पढ़े लिखे हो या नहीं, इस बारे में इनसे कोई जिक्र मत करना, वरना वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब इस नई जगह पर जितने भी गुलाम होते हैं, उन सबका एक ही काम होता है कि जंगल से लकड़ियां को काट कर लेकर आना और छोटे मोटे घर के काम कर लेना। सुलेमान जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें इसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट कर ही जाती हैं। अब जो कि सुलेमान का नया मालिक एक अच्छा इंसान है, रहमदिल है, लिहाजा सुलेमान ये चाहता है कि वो इसके काम से खुश हो ताकि वो इसे आज़ाद कर दे और वो अपने घर वापस लौट सके। अब ये सब डेली उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, मगर सुलेमान कहता है कि हम ये सब लकड़ियां पानी के रास्ते से भी लेकर जा सकते हैं, इस तरह हमारी मेहनत भी कम लगेगी और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचेगा। सुलेमान अपना सारा आइडिया वहाँ के सुपरवाइजर को देता है, मगर सुपरवाइजर कहता है कि क्या तुम कोई इंजीनियर हो जो ये काम कर लोगे, मुझे यकीन है कि लकड़ियाँ सारी डूब जाएंगी। मगर सुलेमान कहता है कि पानी इतना गहरा नहीं है, हम ये काम कर सकते हैं। वहाँ पे मालिक भी खड़ा था, वो सुलेमान को कहता है कि ठीक है, तुम अपनी एक टीम तैयार करो और अपने काम को करो, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। लिहाजा अब सुलेमान ऐसा ही करता है, वो अपनी एक टीम तैयार करता है और ज्यादा सारी लकड़ी को इकट्ठा करता है और पानी के रास्ते से इन लकड़ियों को दूसरी जगह पर सक्सेसफुली ले जाता है। सुलेमान का नया मालिक उससे बहुत ज्यादा खुश होता है, वो इसको शाबाशी देता है और कहता है कि वाह, तुमने तो काम कर दिखाया, और वो इसको इनाम के तौर पे एक वायलिन देता है। दरअसल इसका नया मालिक एक रहमदिल अच्छा इंसान होता है और उसकी नज़र में इंसानों की कुछ कीमत होती है। लेकिन वहाँ का सुपरवाइजर अब सुलेमान से बहुत ज्यादा चिढ़ने लग गया था। पहली गलती तो ये थी कि वो अपने मालिक की नज़र में अच्छा बन गया था और दूसरी गलती ये थी कि वो एक गुलाम था। अब वहाँ का सुपरवाइजर सुलेमान को तरह तरह से तंग करने लग गया था। एक दफा वो उसको एक लकड़ी का घर बनाने को कहता है और सुलेमान ये कर भी दिखाता है। वो एक बहुत ही उम्दा सा बेहतरीन सा घर बनाता है, लेकिन सुपरवाइजर वहाँ पर आकर छोटी मोटी गलतियाँ निकालने लग जाता है। तब सुलेमान कहता है कि आपके बताने में गलती हो सकती है, मगर मेरे बनाने में नहीं, मैंने बिल्कुल एक परफेक्ट घर को बनाया है। वहाँ के सुपरवाइजर को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है और उसको बहुत सारी बातें करने लग जाता है। फिर अपनी बेल्ट उतारता है और सुलेमान को कहता है कि अपनी कमीज उतारो, मगर सुलेमान ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं होती और अब हम देखते हैं कि दोनों की हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। उल्टा सुलेमान उसी की बेल्ट छीनकर उसी को मारने लग जाता है और थोड़ी ही देर में एक दूसरा सुपरवाइजर आ जाता है। तब इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। दूसरा सुपरवाइजर पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सुलेमान बताता है कि ये आदमी बिला वजह मेरी गलतियाँ निकाल रहा है और मुझे बुरा भला कह रहा है। दरअसल वो यहाँ पे झूठ बोल देता है अपनी जान बचाने के लिए। अब दूसरा सुपरवाइजर सुलेमान को कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपनी जगह से मत हिलना। लिहाजा सुलेमान वहीं पर बैठ जाता है और ये तीनों लोग वहां से चले जाते हैं। मगर कुछ देर बाद ये तीनों अपने अपने घोड़े पर वापस आते हैं और सुलेमान के आगे हाथ बांध देते हैं और इसकी गर्दन पर एक पट्टा लटका देते हैं
और फिर एक रस्सी के जरिए इसको दरख्त से लटका देते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक दूसरा वाइट मैन आता है और वो इन तीनों को कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो इस आदमी को छोड़ दो। बात दरअसल यहाँ पे दौड़दव की नहीं, बात यह है कि वो एक गुलाम है और गुलामों को बहुत ही महंगे दामों पे खरीदा जाता है और एक छोटे से झगड़े की वजह से इनको मारा नहीं जा सकता, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब दूसरा वाइट आदमी जिसने सुलेमान की जान बचाई होती है, सुपरवाइजर को ऑर्डर देता है कि जाओ जाके अपने मालिक को यहाँ बुला के लेकर आओ, और सुलेमान को जाते जाते सुपरवाइजर धमकी देकर जाता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, मगर सुलेमान अभी भी अपनी ही पोजीशन पे खड़ा हुआ है। वो वैसे ही फांसी के फंदे के साथ लटका हुआ है, उसके हाथ और गले सब कुछ बंधे हुए हैं, सिर्फ वो अपने पाँव के पंजों के सहारे खड़ा हुआ है। अब सुलेमान को इस पोजीशन पे खड़े हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। अगर वो अपने पूरे पाँव जमीन पे रखेगा तो वो फांसी पे लटक जाएगा, मगर वो ऐसा नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उसको कोई देख नहीं रहा, इर्द गिर्द उसके कई लोग हैं, मगर सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। मगर जैसे ही सुलेमान के मालिक आते हैं, वो ये सब देखकर फौरन उसकी रस्सी को खोलते हैं और उसको अपने घर ले जाते हैं। सुलेमान का नया मालिक बताता है कि मैं तुम्हें बेच चुका हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रहे तो वो सुपरवाइजर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मार कर ही दम लेगा। मगर सुलेमान उसके पाँव पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं मालिक एक आज़ाद इंसान हूँ, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मुझे मत किसी और को दीजिए। मगर वहाँ का मालिक कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरे सर पे भी बहुत ज्यादा कर्जा है और उसको मैंने उतारना है, मैं मजबूर हूँ तुम्हें बेचने पर। सुलेमान का मालिक उससे कहता है कि मैं मजबूर हूँ तुम्हें बेचने पर, अगर मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगे और मैं तुम्हारी जान बचाने के अलावा मजीद कुछ नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि सुलेमान एक नई जगह पर जा चुका है और वहाँ का मालिक बहुत ज्यादा सख्त है और यहाँ पे एक रुई का काम होता है और यहाँ पे डेली ये हिसाब लगाया जाता है कि किसने कितनी रुई निकाली। अगर किसी भी गुलाम ने 100 किलो से कम रुई निकाली तो उसको वहाँ पे कोड़े पड़ेंगे। और वहाँ पे एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है पैट्सी। वो रोजाना की तकरीबन 250 किलो तक रुई निकालती है और उसका मालिक भी बहुत ज्यादा उससे खुश होता है, क्योंकि वो बाकी लोगों की निस्बत से दुगना काम करती है। मगर हम देखते हैं कि पैट्सी के लिए उसके मालिक की नज़र ठीक नहीं, वो उसको रोजाना रात को इस्तेमाल भी करता है। मगर गुलामों के लिए ये कोई नई बात नहीं, उनके मालिक उनको जैसे चाहे जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक रात को इन गुलामों के पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम सबको मालिक ने वहाँ बुलाया है। अब ये सब इसके साथ चले जाते हैं और मालिक इनको हुक्म देता है कि मेरे लिए नाचो, सब डांस करो। हालांकि कोई भी डांस करना नहीं चाहता, मगर इन सबको करना पड़ता है। दरअसल इन सबको सुबह सवेरे उठना होता है और रात तक ये लोग काम करते हैं। अब जब आराम का वक्त आया है तो उसमें भी इनका मालिक इनको कह रहा है कि मेरे लिए डांस करो। अब जब सब वहाँ पे डांस कर रहे थे तो थोड़ी ही देर में उस मालिक की बीवी भी बाहर आ जाती है और वो पैट्सी को देखकर एक शीशे की बोतल उसके मुंह पे दे मारती है और पैट्सी दर्द से तड़प उठती है। वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वो जानती है कि उसके हस्बैंड की नज़र पैट्सी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। इस आदमी की वाइफ इसको कहती है कि इस लड़की को बेच दो, मैं इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर ये आदमी कहता है कि मैं इसको किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा काम करती है। और दूसरी वजह तो हम जानते ही हैं कि वो डेली इसको सेक्सुअली हरास भी करता था, लिहाजा वो इसको नहीं बेच सकता। यहाँ की मालकिन भी बहुत ज्यादा रूड होती है। अगले दिन वो सुलेमान को एक लिस्ट देती है और कहती है कि बाहर से जाके ये सामान लेकर आओ। वो सुलेमान से पूछती है कि क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो, मगर सुलेमान झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें ज़रूरत भी क्या है पढ़ने लिखने की, तुम्हें गुलाम ही तो हो और गुलामी ही तो करते हो, इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। सुलेमान रास्ते में सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। दरअसल वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो ऐसे ज़िंदगी गुजार के अब थक चुका था, लिहाजा वो यही सोचता है। मगर जब वो बाजार जाता है तो वो क्या देखता है कि कुछ वाइट आदमी अपने गुलामों को फांसी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश की थी। और वो सुलेमान से भी पूछते हैं कि क्या तुम भाग कर जा रहे हो अपने मालिकों से, मगर सुलेमान जवाब देता है कि नहीं, मैं नहीं भाग रहा, मैं तो सिर्फ अपने मालिकों के लिए सामान लेने जा रहा हूँ जो उन्होंने मंगवाया। वो वाइट आदमी उससे कहते हैं कि अच्छा है, तुम यहाँ से भागना भी मत, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा जो आज इनके साथ हो रहा है। वो वाइट आदमी इसके गले में पटा देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये किसका गुलाम है। दरअसल जैसे हम आज के दौर में कुत्तों के गले में पटा डालते हैं, वैसे ही ये लोग तब अपने गुलामों के साथ वैसा करते थे। सुनने में तो ये बात बहुत ही अजीब और बुरी लग रही होगी, मगर तब के गुलामों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता था। और इनका अंजाम देखने के बाद सुलेमान अब सीधा बाजार जाता है और अपने मालिक के लिए वही सामान खरीदता है जो उन्होंने कहा होता है। सुलेमान अब अपने भाग
भागने का इरादा खत्म कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो इसके साथ भी वही सलूक होगा। मगर वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। उसको यकीन है कि एक न एक दिन वो अपनी फैमिली से जाकर जरूर मिलेगा। सुलेमान सारा सामान लाकर अपनी मालिकन को दे देता है और इस तरह इन्हें कई साल यहाँ पे गुजर जाते हैं, इनकी गुलामी करते हुए, इनकी खिदमत करते हुए। हम देखते हैं कि पेट्सी का मालिक हर रात अब इसके साथ रेप करता है, मगर वो मजबूर है उसके साथ करने में। वो हालांकि नहीं करना चाहती, मगर इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा लगता है कि सारी इंसानियत इनमें से खत्म हो चुकी है। अब एक रात पेट्सी आती है और सुलेमान को कहती है कि तुम मेरा एक काम करोगे, बदले में तुम ये अंगूठी रख लो। सुलेमान कहता है कि मुझे क्या काम करना होगा। वो बताती है कि तुम मुझे नदी के दूसरी तरफ ले जाओ और मेरा मुंह नदी के अंदर दे के रखना, और तब तक दे के रखना कि मैं मर न जाऊं। सुलेमान कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा काम किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। पेट्सी उससे बहुत ज्यादा लड़ती है। वो कहती है कि मैं अगर जिंदा रहूं भी तो किस लिए रहूं, क्या इन सब के लिए जिंदा रहूं जो मेरे साथ रोजाना होता है। रोज रोज मरने से बेहतर है कि तुम मुझे एक ही दफा मार दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से, मैं मजीद जीना नहीं चाहती, प्लीज मेरा ये काम कर दो। मगर सुलेमान साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी का भी कत्ल किसी भी वजह से नहीं कर सकता। पेट्सी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि इनके मालिक की रुई की खेती खराब हो रही है, लिहाजा वो अपने सब गुलामों को दूसरे आदमी को किराए पर दे देता है कुछ दिनों के लिए। अब ये सब लोग एक नई जगह पर ट्रांसफर हो चुके थे। यहाँ का नया मालिक जज होता है और यहाँ पर इनको गन्ने की कटाई करना होती है। एक रात एक फंक्शन आता है और सुलेमान को वहाँ पे वायलिन बजाने का मौका भी मिल जाता है। वहाँ के सब लोगों को इसका वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता है और वो इसको इसके कुछ पैसे भी देते हैं। अब कुछ वक्त बाद ये लोग सब अपने पुराने मालिक के पास वापस आ जाते हैं जहाँ से ये लोग गए थे। अब दोबारा से ये लोग अपनी रुई की खेती शुरू कर देते हैं और वही सिलसिला जो पुराना था अब दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। वही पुराना सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाता है कि कोई भी अगर 100 किलो से कम रुई लेकर आएगा तो उसको कोड़े पड़ेंगे, और सुलेमान को तो कोड़े पड़ते ही हैं क्योंकि वो कभी भी 100 किलो से ज्यादा रुई नहीं ला पाया था। अब कुछ वक्त बाद यहाँ पे एक नया गुलाम आता है, लेकिन वो व्हाइट स्किन वाला होता है, मगर होता वो भी गुलाम ही है। लेकिन यहाँ पे हमें एक फर्क देखने को मिलता है कि अगर ब्लैक स्किन वाला 100 किलो से कम रुई लेकर आएगा तो उसको कोड़े पड़ेंगे, मगर वो व्हाइट स्किन वाला अगर 50 किलो भी रुई लेकर आए या उससे भी कम तो उसे कुछ भी नहीं कहा जाता था। वो व्हाइट स्किन वाला भी इन्हीं लोगों के साथ रहता है, इन्हीं के साथ खाता पीता है, लिहाजा इन सबकी आपस में दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे पे भरोसा रखते हैं। सुलेमान उसको कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे, और वो व्हाइट स्किन वाला कहता है क्या काम। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक खत लिख कर देता हूँ, तुम ये प्लीज मेरे घर में पोस्ट कर देना। सुलेमान कहता है कि बेशक तुम मेरे से इस चीज के पैसे भी ले लेना। ये वो पैसे होते हैं जो सुलेमान ने वायलिन बजाने के बदले में कमाए होते हैं। व्हाइट आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मगर हम देखते हैं कि वो व्हाइट आदमी जाकर सब कुछ अपने मालिक को बता देता है। वो व्हाइट आदमी इसलिए ऐसा करता है ताकि वो अपने मालिक की नजर में अच्छा बन सके और वहाँ का मालिक खुश होकर इसको वहाँ का सुपरवाइजर बना दे, और होता भी ऐसा है। जब सुलेमान को ये बात पता चलती है कि उस व्हाइट आदमी ने जाके उसको शिकायत लगा दी है, तो वो अपना लिखा हुआ खत भी एक आग में जला देता है। वो न सिर्फ उस खत को जलाता है बल्कि उसके साथ जुड़ी तमाम उम्मीदें, तमाम सपनों का भी गला घोट देता है जो उसने उस खत के साथ लगा ली थी। और जब वहाँ का मालिक उससे पूछता है सुलेमान से कि क्या तुमने अपनी फैमिली के लिए कोई खत लिखा था, साथ ही सुलेमान बिल्कुल ही झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मालिक मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, भला मैं कैसे किसी को कोई खत लिख सकता हूँ। वहाँ का मालिक सुलेमान से कहता है कि तुम मेरे से झूठ मत बोलो, अगर तुमने कोई खत लिखा है तो मुझे खुद ही बता दो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सजा दूंगा। फिर सुलेमान मुसलसल झूठ बोलता है। वो कहता है कि मालिक मैंने कोई खत नहीं लिखा, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मैं खत लिख सकता हूँ। इस व्हाइट आदमी ने आपसे झूठ बोला है और इसने इसलिए ऐसा किया है ताकि आप इसे खुश होकर यहाँ का इसको सुपरवाइजर बना दें। और समहाउ सुलेमान अपने मालिक को कन्विंस करने में कामयाब भी हो जाता है। वहाँ का मालिक ये बात समझ लेता है कि व्हाइट आदमी ने झूठ बोला है। वो सुलेमान से कहता है कि मैं इसको मार देता, मगर मैं क्या करूँ, वो हम में से एक है, लिहाजा मैं इसको नहीं मार सकता। अब सुलेमान की वही पुरानी जिंदगी शुरू हो चुकी है जहाँ इसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन अब इसका हर एक से एतबार उठ चुका है, वो अब किसी पे यकीन नहीं करता। इसी तरह सुलेमान यहाँ पे मजीद कई साल गुजार लेता है। एक सुबह हम देखते हैं कि पेट्सी कहीं पर चली गई है और वहाँ का मालिक पेट्सी को हर जगह तलाश करता है, मगर पेट्सी नहीं मिलती।
पेट्सी के मालिक को लगता है कि वो वहाँ से भाग चुकी है, मगर पेट्सी कुछ देर बाद वापस आ जाती है। जब पेट्सी वापस आती है तो वहाँ का मालिक कहता है कि तुम कहाँ गई थी, क्या तुमने भागने की कोशिश की थी? मगर पेट्सी मना कर देती है। वो कहती है मैं कुछ काम से बाहर गई थी, मेरा यकीन करो मैं नहीं भागी थी। मगर उनका मालिक कहता है कि नहीं, तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, तुम किसी काम से बाहर नहीं गई थी। मगर पेट्सी मुसलसल यही कहती है कि मैं काम से बाहर गई थी। मगर बहुत ज्यादा बोलने पर पेट्सी बता देती है कि मैं साथ वाले घर से एक साबुन लेने गई थी। दरअसल मेरे जिस्म से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती थी, मैं चाहती थी कि साबुन से नहाकर अपने आप को फ्रेश कर लूं। पर वहाँ का मालिक पेट्सी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो इसको एक दरख्त के साथ बांध देता है और सुलेमान को कहता है कि तुम इसके जिस्म पर कोड़े मारो। पहले तो सुलेमान ऐसा नहीं करता, लेकिन मालिक के दोबारा कहने पर उसको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। हालांकि वो उसको कोड़े नहीं मारना चाहता, मगर वो मजबूर था। वो क्या करता, उसको अपने मालिक की बात मानना पड़ती है और वो पेट्सी को कोड़े मारना शुरू कर देता है। उनका मालिक गौर करता है कि सुलेमान बहुत आराम से पेट्सी को कोड़े मार रहा है और सुलेमान को कहता भी है कि इसको जोर से मारो, मगर सुलेमान ऐसा नहीं करता। अब मालिक खुद सामने आकर सुलेमान को पीछे करता है और पेट्सी को कोड़े मारना शुरू कर देता है। वो इतनी जोर से कोड़े मारता है कि पेट्सी जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। सुलेमान ये सब देख के बहुत ज्यादा टूट चुका था, उसका दिल ऐसे मानो जैसे अब मर ही चुका था। सुलेमान गुस्से से बाहर आके बैठ जाता है और वो अपना वायलिन भी तोड़ देता है, जो उसकी जिंदगी में उसके लिए सबसे कीमती चीज थी। अब यहाँ पे कुछ दिनों बाद एक और आदमी आता है जो काम करने के लिए आता है, मगर वो गुलाम नहीं होता, वो सिर्फ यहाँ पे मजदूरी करने आया था और उसकी स्किन भी वाइट होती है। इस नए आदमी का नाम बैस होता है और ये बहुत ही अच्छा इंसान होता है। एक दिन ये सब गुलामों के साथ मिलकर काम कर रहा था कि इसको बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है और जो यहाँ का मालिक होता है वो बैस को एक शराब ला के देता है। वो कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आया है, लिहाजा थोड़ी देर आराम कर लो और इसे पी लो। मगर बैस कहता है कि चलो ठीक है, मैं तो शराब पी के अपना पसीना खत्म कर लूंगा, मगर ये सब लोग इनका क्या? बैस कहता है कि तुम्हें मेरी थकावट और पसीना तो नजर आ रहा है, मगर ये गुलाम जो तुम्हारे लिए कई सालों से काम कर रहे हैं, क्या तुम्हें इनकी थकावट और पसीना नजर नहीं आ रहा? तो वहाँ का मालिक कहता है कि नहीं, मुझे इनका कुछ नजर नहीं आ रहा, ये मेरे गुलाम हैं और मेरे लिए इसी तरह काम करेंगे। तो बैस कहता है ठीक है, तुम मुझे भी इन्हीं की तरह काम करने दो। वो सुलेमान से कई देर बातें करता है और वो समझ जाता है कि सुलेमान के दिल में कुछ है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो, मगर सुलेमान मना कर देता है। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसने पहले भी धोखा खाया था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, सुलेमान को उस वाइट आदमी पे यकीन आ जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि सुलेमान उसको सब कुछ बता देता है कि वो कैसे यहाँ पर आया और कैसे इन लोगों ने इसको फंसा दिया। हालांकि वो गुलाम नहीं था, मगर इन लोगों ने इसको गुलाम बना लिया। सुलेमान बैस से कहते हैं कि अगर तुम किसी तरह मेरा ये पैगाम मेरे घर वालों को पहुंचा दो तो शायद मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। बैस कहता है कि तुम जो कुछ डिमांड कर रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, न सिर्फ तुम्हारी जान को बल्कि मेरी भी जान को, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए कोशिश करूँगा। बैस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खत लिखूंगा और अगर तुम्हें आज़ादी मिल गई तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बैस कुछ अर्सा यहाँ पे काम करने के बाद वहाँ से चला जाता है। दिन सुलेमान सबके साथ मिलकर काम कर रहा था कि इतने में कुछ आदमी घोड़े पर आते हैं। वो दो आदमी थे, एक पुलिस इंस्पेक्टर था और एक दूसरा आदमी था। जो पुलिस इंस्पेक्टर आता है वो उतरकर इन सब के पास आता है जो लोग काम कर रहे होते हैं। वो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम में से प्लेट कौन है? प्लेट यानी सुलेमान। पुलिस इंस्पेक्टर सुलेमान से पूछता है कि क्या तुम उस गाड़ी में बैठे आदमी को पहचानते हो? जब सुलेमान उसकी तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो मिस्टर पाकर हैं, जिनसे सुलेमान न्यूयॉर्क में चीजें खरीदा करता था। वो पुलिस ऑफिसर सुलेमान से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लेट के अलावा भी कोई नाम है? तब सुलेमान कहता है कि मेरा नाम प्लेट नहीं है, मेरा नाम तो सुलेमान नॉर्थअप है, प्लेट मेरा नाम तो इन लोगों ने रखा था। पुलिस ऑफिसर सुलेमान से कुछ और सवालत भी करता है, जिनका जवाब सुलेमान बिल्कुल ठीक ठीक देता है। अब पुलिस इंस्पेक्टर को यकीन हो गया था कि ये कोई गुलाम नहीं है, बल्कि इस आदमी को धोखे से यहाँ पर लाया गया है। वहाँ का मालिक पीछे हट जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो लोग इससे ज्यादा पावरफुल है और अगर इसने मजीद इनसे रेजिस्ट किया तो वो लोग इसको वाकई ही बर्बाद करके रख सकते हैं। जब सुलेमान इनके साथ जा रहा होता है तो पीछे से पेट्सी आती है और पेट्सी सुलेमान को आवाज़ देती है। सुलेमान फौरन से उतरकर पेट्सी के पास जाता है और उसके गले लग के बहुत रोता है क्योंकि सुलेमान को तो आज़ादी मिल चुकी थी। मगर सोचो, पेट्सी का क्या, उसकी तो जिंदगी अभी भी वैसी ही थी, वही मारपीट और वही रोजाना के काम। वो सब जानते थे कि सुलेमान ने अब कभी भी यहाँ पे वापस नहीं आना। जब सुलेमान अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसके बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं और वो सब ये समझ रहे थे कि सुलेमान अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर वो जिंदा था।
वो देखता है कि उसकी बड़ी बेटी, उसकी शादी हो चुकी है और उसका भी एक बच्चा है। सोलोमन अपनी फैमिली से मिलता है और उन सब के गले लग के बहुत रोता है और उन सब से माफ़ी मांगता है, मगर उसके फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि तुम हमसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, भला इन सब में तुम्हारा क्या कसूर। और दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्चे वाक़ये पर थी। सोलोमन नॉर्दर्न ने वापस आकर बताया कि कैसे 12 साल उन्होंने एक कैद में गुजारे और बताया कि गोरे लोग कैसे काले लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं, उनको अपना गुलाम बना कर रखते हैं। उन्होंने इस सब के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक किताब भी लिखी जिसका टाइटल ये था कि 12 Years of Slaves। इस किताब को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इसका जो टाइटल था इस पर अमल भी किया गया।